बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। पंजाब की सियासत में आज एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा ने आज वज़ारत आला से पार्लिमानी सफ़र का आगाज़ किया है और वो पहली मरतबा हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पहली मरतबा खातून वज़ीर आला मुंतखब होकर हाउस का हिस्सा बनने जा रही हैं। आज पंजाब असम्बली के अंदर कार्रवाई होनी थी, जहां पर डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का फैसला होना था और दीगर तमाम तर चीज़ों और तमाम तर मामलात के फैसले किए जाने थे। वहां हमने देखा कि बड़ी भारी तादाद में पुलिस की नफरी को हायर किया गया। मियाँ असलम इकबाल साहब, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद किया गया था वज़ीर आला के लिए, उन्हें आने नहीं दिया गया। और कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं, मुबैना खबरें ये बता रही हैं कि हो सकता है उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका हो। ये आमिर डोगर साहब का कहना है। इसी तरह हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जावेद लतीफ़ साहब का ये कहना था कि हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, मजबूरी में ये फैसला किया गया है। अब यहाँ पर कई सवालात भी सामने आते हैं कि अभी पंजाब की सियासत के हवाले से कई चीज़ें सामने आ रही हैं। रात गए सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लेना, असद तूर साहब को गिरफ्तार कर लेना, आखिर क्यों और किस वजह से गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पे सारिफीन के कई सवालात सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस वक्त पंजाब की सियासत जिस तरफ जा रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत में वो क्रैकडाउन्स जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज साहिबा को मुंतखब करना और उनका इस सूबे को संभालना और आगे लेकर चलना उनके लिए कितने बड़े चैलेंज का सामना हो सकता है। आज असेंबली के अंदर चोर चोर के नारे भी लगाए गए। दोनों तरफ से हमने देखा कि अपनी अपनी पार्टी के कायदीन की तस्वीर भी उठा रखी थी। इस मौके के ऊपर हर किस्म की कार्रवाई देखने को नजर आई। तो क्या वो गैर पार्लिमानी कार्रवाई थी, किस तरह की थी, और लीगी रहनुमाओं ने कई बातें भी कर डाली हैं। हमारे साथ पैनल में मौजूद है मोहम्मद नौशाद अली साहब, आज़म चौधरी साहब अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, शाइन बात ये रही कि आज पहली मरतबा किसी खातून ने वज़ारत आला के मनसब को संभाला, लेकिन उससे पहले जिस तरह की कार्रवाई देखने को नज़र आई, आज लाहौर की जो सड़कें थी वो कुछ और ही मंजर पेश करती हुई नज़र आ रही थी। वहाँ पे पुलिस की बड़ी भारी तादाद मौजूद थी, रास्ते बंद किए गए थे, डोल्फिन फोर्स को हायर किया गया था सिर्फ एक मियाँ असलम इकबाल साहब को रोकने के लिए। क्या ये आप देखते हैं पार्लिमानी हरकत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, आज असम्बली का पहला इजलास था और मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया जी, पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई खातून वज़ीर आला होंगी। और हमें इस वक्त मुल्क के अंदर जिस कदर इंतशार फैला हुआ है, जिस किस्म की इस वक्त सियासत के अंदर एक शोर गोगा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि शायद हम वन साइडेड अप्रोच रखते हैं। हम सिर्फ लोगों को महकूम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हाथ बांध के हमारे सामने खड़े हो जाएं और हम उनको तशद्दुद भी करते रहें, उन पर जबर भी करते रहें और वो आगे से बोले भी ना। क्या हमारी यही सोच है? इसी सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है। आज चाहिए ये था कि वहाँ पे एक बर्दाश्त नज़र आती है, एक रवादारी नज़र आती है। आज जो अक्सरीती यहाँ पे पार्टी है, क्योंकि वो हुकूमत बनाने जा रही है। देखिए, अपोजिशन का काम होता है वो नारे भी लगाती है, अपोजिशन एहतजाज भी करती है, तनकीद भी करती है। जो बड़ी पार्टियाँ जो हुकूमत बनाने जा रही होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। उनका काम होता है कि वो ज़रा बर्दाश्त करें और उन चीज़ों को थोड़ा सा संभल के लेके चलें। लेकिन यहाँ पे बड़ी हैरानगी की बात थी कि आज जो वज़ारत आला के उम्मीदवार जो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जो उनको नामजद किया गया था, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक थी, जबकि वो पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेके पंजाब में आ रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने नाके लगाए हुए थे कि असलम इकबाल साहब को आपने अंदर नहीं जाने देना, उनको गिरफ्तार कर। भाई, वो इलेक्टेड मेंबर है, अगर वो किसी जुर्म में आप समझते हैं वो मुलव्वस है, तो कानून के मुताबिक वो तो बार बार कह रहे हैं कि मेरे ऊपर साबित करो तो मुझे जिस मर्जी कटहरे में खड़ा कर दो। अगर वो मुलव्वस थे तो आप उनको उस कानून के मुताबिक ट्रीट करते। लेकिन अगर वो प्रोटेक्टिव बेल पे आ रहे हैं तो इतना तो उनका कानूनी हक है कि उनको असेंबली फोरम पर आने दिया जाए। अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए या आज हलफ उठाने के लिए आ रहे हैं, आप नहीं चाहते कि वो बंदा हलफ भी उठाए और कल आपके सामने वज़ारत आला के उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन लड़ सके। आप ये चाह रही हैं कि आप बिला मुकाबला वहाँ पे वज़ीर आला मुंतखब हो, आपके मुकाबले पे कोई उम्मीदवार ही ना हो। भाई, इस तरह के रवैये जो है ना, उन्होंने पहले ही बहुत इंतशार फैला दिया इस मुल्क के अंदर। आपने एक तरफ PTI के लोगों के लिए ज़मीन तंग की हुई है, दूसरी तरफ आप वो सहाफ़ी, वो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट
जो बात करते हैं, तनकीद करते हैं, अगर इलेक्शन की धांधली के ऊपर वो बात करते हैं, आप बजाय कोर इशू की तरफ आएँ, आप उस मसले की तरफ आएँ जिसकी वो निशानदेही कर रहे हैं। अगर वो इलेक्शन की धांधली के ऊपर कोई बात कर रहे हैं तो वो तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं। उस अदारे की जिम्मेदारी है उस तनकीद की रोशनी में उसको ठीक करें। आप उन सहाफ़ियों की ज़बान बंदी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कभी आप उनको FIA के नोटिस भिजवा रहे हैं, कभी आप उनको एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तार करवा रहे हैं। अब इन्होंने देखे ना, कल रात को वो इमरान रियाज को गिरफ्तार किया और उसके ऊपर मुकदमा कौन सा दर्ज किया जी, वो एक फिश फार्म बनाया था, उसमें उसने और उसके वालिद साहब ने वहाँ पे कोई बड़ा वहाँ पे घपला कर दिया कि पता नहीं क्या। हालांकि उन्होंने बताया आज कोर्ट के अंदर कि वो 1 करोड़ समथिंग में वो उसका ठेका हुआ करता था। इन्होंने 4 करोड़ 40 लाख में बाप बेटे ने वहाँ पे ठेका लिया है और गवर्नमेंट बोली के अंदर लिया है। भाई अगर ये चीज़ें आपको आज याद आ रही हैं, जब आप सिर्फ वजह क्या थी, वो तनकीद कर रहा था, वो बात कर रहा था मैंडेट के ऊपर, वो बात कर रहा था इलेक्शन के सारे प्रोसेस के ऊपर, सिर्फ उसकी ज़बान बंदी करना चाह रहे थे। आप असद तूर के ऊपर उसको नोटिस भेज रहे हैं, यहाँ पे शाकिर अवान को नोटिस भेज रहे हैं। बेतहाशा जर्नलिस्ट हैं हमारे मीडिया से जो मुंसलिक हैं, उनको भी नोटिस किए जा रहे हैं, किसी को FIA में बुलाया जा रहा है, किसी को एंटी करप्शन में बुलाया जा रहा है। भाई इस तरह ये निज़ाम नहीं चलेगा। इस तरह अगर चलाएंगे, आपकी हुकूमत जो 5 साल के लिए आप करने के लिए आई हैं, हमें जो इंतशार नज़र आ रहा है उसमें कोई बेहतरी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, हमें मजीद चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। नौशाद साहब, सबसे पहले तो हम अगर जमहूरियत की बात करते हैं, सॉरी टू से आज तो लगा था कि जैसे पंजाबी फिल्म का कोई सेट लगा हुआ है और जहां पर डंडा बरदार फोर्स को खड़ा कर दिया गया है कि वो शख्स जो जमहूरी तरीके से शायद उसे हाउस में आना था, उसने उस कार्रवाई का हिस्सा बनना था, लेकिन उसे रोका गया। आज के इस अमल को आप किस तरह से देखते हैं, और आज के दिन ही जिस तरह से सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां सामने आई हैं और एक बंदे को, एक कैंडिडेट को आने से रोका गया है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं मालूम कि किसने ये सबक पढ़ाया है कि जी कोई जो एक मियाँ असलम इकबाल को रोकने के लिए ये सारा कुछ ये एहतमाम था। मियाँ असलम इकबाल साहब को हमारे दोस्त हैं जी, बड़े मोतबर भी हैं, मुअज़्ज़िज़ भी हैं, लेकिन उनको रोकने का कोई तुक ही नहीं था। ना उनके रोकने के लिए कोई पुलिस वहाँ पे लगी हुई थी, ना ही उनको किसी ने रोकना चाहा, ना वो आए। वो आते, उनको पकड़ा जाता, या वो कहीं से कोई दौड़ते नजर आते, कोई कैमरे की फुटेज हमारे पास आती कि उन्होंने आने की कोशिश की, असम्बली में जाने की कोशिश की, उनको नहीं जाने दिया, फिर तो मैं आपकी बात से आपकी जिसे कहते हैं एग्री कर जाता। लेकिन एक शख्स जो है वो ना असम्बली आया, ना वो असम्बली के पास कहीं दिखा। मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि वो लाहौर में है कि नहीं है। अच्छा, अब उनको प्रोटेक्टिव बिल दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। प्रोटेक्टिव बिल देते हुए ये कहा गया था कि आप 4 दिन के अंदर अंदर आप लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में अपीयर होंगे। अगर आप लाहौर हाई कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे तो कंसिडर ये किया जाएगा कि आपकी ये प्रोटेक्टिव बिल ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने असम्बली आने से पहले लाहौर हाई कोर्ट जाना है, जहां उनके जो भी मुकदमात हैं उनमें जाके लाहौर हाई कोर्ट से अपने मामलात को क्लियर करना है। ये प्रोटेक्टिव बेल है। प्रोटेक्टिव बेल के अंदर ये मतलब नहीं होता उसका कि आपको बेल मिल गई है। प्रोटेक्टिव बेल ये है, राहदारी जमानत का मतलब ये है कि जो फासला आपने तय करना है उसके दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप सीधा लाहौर हाई कोर्ट जाके अपने केसेस के मामलात को तय करें। वो आज सुबह अपीयर हो जाते हैं, वो कल का दिन गुजर चुका है, उस दिन भी जा सकते थे और यहाँ पहुँच जाते, पहुँच के वो उसमें लाहौर हाई कोर्ट में अपीयर होते, फिर जो भी अदालत फैसला करती है उसके हिसाब से मामलात को चलते हैं। तो वो आज अपीयर इसलिए नहीं हुए कि पूरे का पूरा ये जो बयानिया बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर PTI के, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जिनसे हम देखते हैं, ये बनाया जा सके। तो जो मीडिया ने अपनी आंखों से देखा, क्या देख लिया मीडिया ने क्या देखा? जो आज इतनी डंडा बरदार फोर्स, ये डंडा बरदार फोर्स जो है पंजाब असेंबली के इजलास पे होती है, हमने वो भी, आपने तो ये देखा, हमें वो, मुझे आज वो फुटेज भी याद आ रही थी जिसके अंदर जो है वो परवेज लाई साहब खड़े थे और पिछले दरवाजे से बंदे अंदर घुसा रहे थे जब वोट की बारी थी, हमजा के वोट की बारी आई थी। बात ये है, ये पुलिस हमने पहले भी देखी है, आज पहली दफ़ा नहीं देखी। मैं जब से असेंबली कवर कर रहा हूँ मुझे वहाँ पुलिस भी नज़र आती है, वहाँ सिक्योरिटी भी नज़र आती है, वहाँ एक तरीक़ेकार होता है। हो सकता है कोई ये कह सकता हो कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 4 बंदे होते हैं तो आज 8 होंगे या 6 होंगे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों होंगे। जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं जिनका ताल्लुक PTI से है, उनका कहना यह था कि जी ये इसलिए बुलवाए गए हैं क्योंकि वो स्पीकर हैं, इसके जिम्मेदार वो हैं बुलाने के। इसके अलावा कोई शख्स वहाँ पर पुलिस नहीं बुला सकता ना उसकी सराउंडिंग में। नहीं, लेकिन एक मिनट सर, मुझे स्पीकर ने ये कहा, सिब्तैन खान साहब ने ये कहा कि जी ये इसलिए बुलाए गए हैं
ये अल्फाज उनके हैं कि जी कुछ लोगों को फ्री हैंड दिया गया, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, कुछ को नहीं मिला। हमने ये पुलिस वाले इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि इनके दरमियान तसादुम ना हो। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि इन सारों को बुलाया गया, उसके बावजूद कोई 100 के करीब जो है जो इस्लामी क्या अपना सुन्नी काउंसिल, सुन्नी काउंसिल, इत्तेहाद काउंसिल के साथ उसके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हल्फ उठा लिया। सिर्फ एक साहब ऐसे थे जिन्होंने आना था, जिनके लिए ये सारा तामझाम किया गया था। ये सारा जो बयानिया है ना, इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, इसकी कोई सेंस नहीं। कह सकते हैं भाई उनकी राय है ना, जिस तरह मेरी राय है या कोई सब कार्रवाई मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्पीकर साहब के भी इल्म में था कि मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। जितनी नफरी हमने, क्योंकि सारी जिंदगी असम्बली को कवर किया या देखा है, जो नफरी वहां पे सिक्योरिटी के लिए तैनात की जाती थी, ये उससे 10 गुना थी नफरी आज। और वहां पे बकायदा वो हर बंदे को पता था, इतनी ही नफरी हर बंदे को पता था हमजा के इंतखाब के वक्त भी मौजूद थी। मियां असलम इकबाल को आज गिरफ्तार करने के लिए बुलाया गया। ये स्पीकर साहब को पता था, नहीं रहे तो गिरफ्तार किसने करना था? स्पीकर ने इस चीज का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि अगर उनको गिरफ्तार करेंगे मैं प्रोडक्शन आर्डर जारी करूंगा। दूसरी बात ये, तो शाह साहब ने अभी जो जिक्र किया कि उन्होंने हाईकोर्ट में पे, उसमें वो बाउंडिंग नहीं है कि वो पहले हाईकोर्ट जाएंगे तो बाद में असेंबली जाए, ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है। 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने हाईकोर्ट में पेश होना है। लेकिन असेंबली का इजलास उससे पहले हो रहा है, वो चाहे असेंबली इजलास में पहले जाए चाहे हाईकोर्ट में जाए। दूसरी बात यह है कि क्या मियां असलम इकबाल को अगर आने दिया जाता तो क्या असेंबली में तूफान आ जाना था? बिल्कुल भी नहीं। क्या मियां असलम इकबाल जो है वो सारे इनके नून लीग के एमपीए जो मियां असलम इकबाल के पीछे खड़े हो जाने थे? नहीं। देखें, ये आज ही पहले दिन ही इनके तेवर नजर आ गए हैं। और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के लोग वो मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर उठाए अंदर दाखिल हुए हैं, पहला दिन है, और झोलियों में तस्वीर रखी है जैसे वो भीख मांग रहे हो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। भैया क्या कौन सा तरीका था? आप पहले दिन असेंबली में आए हैं और मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें जो में उठा के इमरान खान की वो तस्वीरें लगा के फिरते हैं, वो इसलिए फिरते हैं कि वो जनाब असेंबलियों के अंदर तो एक पार्लियामेंट माहौल रहने देना। नहीं तो पंजाब असेंबली में आपने इमरान खान की असेंबलियों के अंदर एक पार्लियामेंटी माहौल रहना चाहिए। पंजाब असेंबली के अंदर इमरान खान की तस्वीरें, मियां नवाज शरीफ की तस्वीर झोली में रख के बैठे हैं जैसे भीख मांगने वाला को बैठा हो। ये कौन सा तरीका है? कभी सोचता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये लोग चिढ़ते क्यों हैं? अच्छा जनाब, मैं सुन लेना, अब बात मुझे भी कर लेने देना। मैं मुझे हैरानगी इस बात पर होती है कि आखिर क्या मसला, मतलब एक वज़ीर आला बन रही है, पहली दफा खातून बन रही है, पाकिस्तान की तारीख रकम हो रही है, कोई मुझे नजर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। नहीं, उनकी वज़ारत आला में इख्तिलाफ नहीं है, वो ठहरे ना सर, उनका तरीका पिछले 2 दिन से 3 दिन से इख्तिलाफ देख रहा हूँ। अब किसी अब पता क्या होगा, वो जिवें साढ़े हिसाब है ना कि जनाब वो जो किया अमरीका ने किया, हूँ पता क्या, अब जो करतूतें अपनी हो, कोई मसला हो, कुछ भी हो, अब वो हर चीज मरियम से जोड़ी जाएगी। क्यों? ये मरियम के साथ जोड़ने का मामला आज का नहीं है। मरियम ने सियासत में कदम रखा था 2000 के अंदर, ये बहुत से कम लोग जानते हैं। जिस दिन उन्होंने कोर्ट के अंदर अपने बाप को सजा होने पर नारा लगाया था ना, उस दिन सियासत में वो दिन और आज का दिन उनकी बाकायदा प्रोफाइलिंग की जाती है, उनको बाकायदा हिट किया जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक खातून है जिससे उनको डर लगता है। जिनको डर लगता है वो हर वक्त पॉइंट आउट करते हैं उसको, हर बात के ऊपर। गुज़िश्ता रात जो गिरफ्तारी होती है इमरान रियाज खान की, असतूर को गिरफ्तार किया जाता है, क्या ये गिरफ्तार नहीं हुए? पहली बात तो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। असतूर साहब एफआईए के अंदर उनकी पेशी हुई है, मैं बता दूं, एफआईए के अंदर उनकी पेशी हुई, तो सवाल में करेक्शन कर लेना, इसको मुजाहिदा तो नहीं है। उनको एफआईए ने तलब किया गया, नहीं वो वहां उनकी इंक्वायरी हुई, काफी लंबी इंक्वायरी हुई, लेकिन उन्हीं के ट्विटर अकाउंट से मैंने उनकी तस्वीर देखी कि 8 घंटे के बाद मैं बाहर आ गया, गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं इस पर बाकी बताएं। इमरान रियाज गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या ये मैसेज आ रहा है इस वक्त कि जुबानबंदी की तरफ चले जाए? मतलब ये कोई कल रात में ये कोई मैसेज है पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर कितने लोग गिरफ्तार होंगे आपके ख्याल से? नहीं, इमरान रियाज खान को किस चक्कर में गिरफ्तार किया? पहले बताएं ना, मैं आपके लिए सानी पैदा, मैं पीटीआई के लिए और पीटीआई के हमदर्दों के लिए सानी पैदा करें। वो 2-4 हज़ार बंदा जो गिरफ्तार हुआ कल, मैं बता देता हूँ ना, खैर सुन तो लें, ठीक है, इमरान रियाज साहब हमारे कुलीग हैं, इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए अनटिल अनलेस उन्होंने कोई हीनियस क्राइम ना किया। ये बात दुरुस्त है, मैं इसके अगेंस्ट। अब आप पता है करें, अब पीटीआई ये चाहती है, उनको ये, मैं तो उनके लिए फायदे की बात कर रहा हूँ,
मैं तो कहता हूं जनाब, कल जितने भी बंदे गिरफ्तार हुए हैं वो इसलिए गिरफ्तार हुए हैं कि मरियम जो है ना वो वज़ीर आला बनने जा रही है। ये एक तरीका वारदात है। ये तरीका वारदात ये है कि कोई भी काम करने से पहले आप इस तरह का एक इमेज डेवलप करते हैं कि लोगों को उस तरह से उसके साथ जोड़। भाई एक बंदे ने अभी वज़ारत आला का मनसब नहीं संभाला, ठीक है, जब वो वज़ारत आला का मनसब संभालेगा, आप कोई 1 महीने बाद, को 6 महीने बाद, को 3 महीने बाद, को 1 साल बाद, को 2 साल, यानी कोई भी क्राइटेरिया डिफाइन करके आप कहें जी इसके बाद मैं किसी कारकर्दगी का जायजा ले रहा हूं, उसके अच्छे बुरे कामों की बात कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर कोई तनकीद कर रहा हूं। अभी एक बंदे ने वज़ारत आला का मनसब नहीं संभाला, उसके ऊपर तनकीद का आलम यह है, सोशल मीडिया हो, मीडिया के प्राइम टाइम शो हो, जितनी भी गुफ्तगू हो व्हाट्सएप ग्रुपों में हो, आप यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में किसी वज़ीर आला से मुतल्लिक इतनी टिकटॉक टाइप जो ह्यूमिलेटिंग वीडियोस है मैंने नहीं देखी जितनी मुझे 2 दिन के अंदर, अच्छा वो 2 दिन के अंदर मरियम नवाज साहिबा से मुतल्लिक मौसूल हो रही है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप। यार मरियम से डरते हैं लोग जो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मरियम डरती हैं इन सहाफियों से जिनको अपने आने से पहले गिरफ्तार करवा रही हैं, जिनको अपने आने आप ये ताल्लुक साबित कर दें, आप ये बात किसी तरह भी साबित कर दें कि मरियम ने ये गिरफ्तारी करवा दी है। मैं आपको बता देता हूं, इसका सबूत मैं दे देता हूं। अभी मरियम को नॉमिनेट किया गया था, मरियम साहिबा को आईजी और चीफ सेक्रेटरी उन्होंने तलब कर लिया सर, हर सारी दुनिया के अंदर पेश हो गए थे। साहब सारी दुनिया के अंदर 48 घंटे पहले सारी दुनिया के अंदर नॉमिनेटेड इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड सिर्फ जिनकी श्योर शॉट होती है वो चले जाते हैं। सिर्फ 48 घंटे पहले उस बंदे को जब नॉमिनेट किया जाता है और आपके रूल्स के मुताबिक लिखा है, मैं ये ज़बानी नहीं बात कर रहा, 48 घंटे पहले उस बंदे को एक प्रोटोकॉल फराहम किया जाता है ताकि उसकी लाइफ सिक्योर की जाए। लेकिन इस तरह नहीं होता कि 8 दिन पहले आईजी और चीफ सेक्रेटरी आगे पेश हो जाए जाके कि जी हम हाजिर हो गए हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे तो उन्होंने 8 दिन पहले से हुकूमत चलानी शुरू कर दी है। सवाल ज्यादा है नुशाद साहब, आपको पता 5 साल की कारकर्दगी भी अभी बता देंगे। ठहरे ना, जॉय साहब 5 साल की कारकर्दगी भी बता दें, मरियम ने क्या किया 5 साल में, बता दें। हुकूमत बन गई 5 साल बताने लगे। पहले 16 माह की देख लें जिसमें मरियम साहब 16 माह बता रहा हूं कि वो वज़ीर आला बनी है, आप 5 साल की कारकर्दगी बता दें। आप सिर्फ 16 माह की ले लेना, फिर 5 साल पे भी आते हैं। 16 माह में क्या कहते थे, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी वो कहती थी जी ओ जी मियाँ साहब बड़े नाराज हुए हैं, वो मीटिंग से उठकर चले गए हैं। कभी ये नहीं कहा कि चचा जान पेट्रोल की कीमत भी कम कर दे, लोग तंग आ रहे हैं। कभी ये नहीं कहा कि चचा जान बिजली पे भी थोड़ा सा वो कर लेना, वो कुछ भी कह दे। उसने अगर चचा पे तनकीद भी कर दी वो भी इनको पसंद नहीं है। इनको चाहिए कि जैसे हम चाहते हैं वैसे तनकीद की जानी चाहिए, यानी हमारे अल्फाज सर आपके तो अवामी मुफाद का कोई ऐसा काम किया नहीं, दारों पीटीआई का तरीकेकार तो ऐसा है सर कि आईएमएफ को खत लिख लो, इसको यहाँ पे जमान पाक नोगो एरिया बना दो, 9 मई कर लो। अब इसकी इस तरह तो नहीं कर सकते ना, सियासी लोग इस तरह के काम करते नहीं है। पीटीआई के लोग जाने, मैं वैसे बता रहा हूँ जाने, वो असल में हो ये वो ख्वाहिशें उस तरह की है ना सर, नहीं वो हो नहीं सकती। सियासी लोग ऐसे काम करते नहीं है, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन जाने, सियासी लोग ऐसे करते नहीं है सर। यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूं बेंगा जर्नलिस्ट, हम इन लोगों के जो इन्होंने आज पहले दिन असेंबली का जिस तरह इजलास चलाया है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। असेंबली का इजलास अभी तक स्पीकर ने चलाया है, लेकिन चला सकते हैं, कोई शख्स दूसरा नहीं चला। जॉय साहब मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह आज बिहेव किया है असेंबली के अंदर, देखो उसकी पूरी छत पे बहुत बड़ी बड़ी आयतें लिखी हुई हैं असेंबली के अंदर, और उन आयतों की लिखी हुई उसके नीचे बैठ के हलफ उठा रहे हैं और उस मैंडेट का हलफ उठा रहे हैं जो मैंडेट इन पे वाज़ेह इल्जाम है कि चोरी करके मैंडेट आए हैं। ये भी देखें ना, साफी साहब ने अपना तजिया देते देते एक फैसला भी कर दिया है जो जिसकी कोई ना सारा ना, मुझे बताएं कहां पे ये साबित हुआ, किस फोरम पे ये साबित हुआ कि मैंडेट चोरी हुआ। अभी तक हर जगह जहां पीटीआई ने दरखास्त दी है वहां पे गलत साबित हुए हैं। पीटीआई की 3 सीटें इस्लामाबाद की वापस हो चुकी हैं, उसके अलावा जहां जहां रिकाउंटिंग हुई है वहां पीटीआई हार चुकी है। तो आपके इल्जाम सुन ले, आपके इल्जाम आपके जो भाई ले ना ले, आप मुझे साबित करें कि कहां पे ये इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ है। अब तक क्योंकि जितने फैसले रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफी उससे नुकसान भी पहुंच रहा है, बहुत से सियासी कायदीन का कहना है। आप इस पे जवाब दे दीजिए, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए एक बड़ी मुश्किल हुकूमत होगी, ये इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि मरियम साहिबा एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है
और उनके ना सिर्फ बाकी लोगों के साथ भी ग्रीवेंस आएंगे, बल्कि आप देखिएगा ब्यूरोक्रेसी के अंदर और उनकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत शोर उठेगा उनकी हुकूमत के दौरान। ठीक है, चलें जी, कल असेंबली का इजलास जो है वो 4 बजे पुर गया है। फैसला तब किया जाएगा कि आखिर स्पीकर असेंबली और डिप्टी स्पीकर असेंबली कौन होगा और मरियम नवाज साहिबा की क्या हिकमत अमली रहेगी, ये तो आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पे लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का एक गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया था जिसमें उनका यह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी की जानिब से IMF को ख़त लिखा जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी लोग हैं वो इस बात को बड़ा खुशाइन समझ रहे थे कि एक अच्छी बात IMF को ख़त लिखना चाहिए। आज अडियाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि मैंने IMF को ख़त लिख लिया है और उस ख़त का मतन ये है कि अगर हुकूमत इस किस्म की बन रही है तो इस बात को कौन यकीनी बनाएगा कि ये कर्जा वापस किया जाएगा, क्योंकि मुझे ज़ीरो बनाने के लिए नवाज शरीफ को जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया है ये सिस्टम पर काफ़ी बड़ा सवालिया निशान भी है। इसके बाद एक बहस सामने आ जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेमुख्तलिफ बयान देते हुए नजर आते हैं। सोशल अकाउंट एक्स के ऊपर ट्वीट सामने आ जाते हैं इसहाक डार साहब के, हमजा शहबाज के, कि यह मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, जबकि इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी के सचिव सबसे बड़ा मौक़िफ़ है कि वो चाहते हैं कि आलमी इदारे इस बात पे भी नोटिस लें कि पाकिस्तान में किस तरह से मुबैना तौर पर इंतखाबात में धांधली की गई है। आज़म चौधरी साहब, IMF के हवाले से एक बयान सामने आता है और सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की जाती है और जिसका मतन ये बताया जाता है कि जिस तरह से हुकूमत बनने जा रही है इससे कई नुकसानात भी हो सकते हैं और IMF की जो डील है इसके मामलात भी ख़राब हो सकते हैं। और उसके बरक्स हम देखते हैं कि इसहाक डार साहब, हमजा शहबाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी आड़े हाथों लिया जा रहा है इस बयान को। देखिए जी, ये तो एक कौमी मामला है और बच्चे को पता है कि हम इस वक्त कर्ज के बगैर हम चल नहीं सकते जी। बेशक इसमें बड़ा शर्मनाक है ये कि हम कर्ज पे ये मुल्क चला रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम जहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर IMF के साथ हमारा प्रोग्राम आगे थ्रू नहीं होता तो मुल्क के लिए बेतहाशा मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये कोई भी करे, चाहे PTI करे, इमरान खान करे, चाहे कोई भी करे, ये कोई अच्छा फेल नहीं है, ये काबिले मुजम्मत फेल है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी तक तो उन्होंने खत लिखा ही नहीं है। अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ना उसके मंदरजात सामने आए हैं। ये तो सिर्फ गुफ्तगू, वैसे आज दावा किया है कि उन्होंने लिख दिया, गुफ्तगू की हद तक है। ये जो उन्होंने जेल से दावा किया था, बाहर अली ज़फ़र साहब ने उस दावे को निगेट कर दिया। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडे की बेस पे इतनी बहस शुरू हो गई है कि IMF को खत लिख दिया। और इसहाक डार साहब भी आज बोले हैं, जब वो खत लिखेंगे, जब उस खत का दर्जात सामने आएंगे और उसकी सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी, फिर पता चलेगा अगर वो लिख रहे हैं तो किस वक्त तनाज़र में लिख रहे हैं और उनका मकसद क्या है। और बगैर अभी तक खत लिखे, बगैर कोई मदरजात सामने आए, हमने उसको एक प्रोपेगेंडा, वो क्या करते हैं अनुशाद साहब, कि एक नैरेटिव बनाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। ये मैं समझता हूँ कि ये उनके जो मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने एक नैरेटिव कायम किया सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें सरे फहरे इसहाक डार साहब हैं जो आज बोले हैं। हाँ, अभी तक हाँ, उस खत को अगर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है, अगर IMF को ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह आगे कर्ज ना दें या पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम ना करें, मैं नहीं समझता कोई बादशाह बंदा उसको अप्रिशिएट करेगा। हर बंदा उसकी मजम्मत करेगा, क्योंकि हर बंदे को पता है कि इस वक्त मुल्क चलाने के लिए, आपकी इकोनॉमी संभालने के लिए, क्योंकि आपने 25 अरब, तकरीबन 24 से 25 अरब आपने अदायगियाँ करनी है अभी, और वो अदायगियाँ कहाँ से करनी है? बड़ा पोर्शन IMF देगा आपको। हमारे मुल्क की ये हालत है, इधर से हम कर्ज लेते हैं, उधर उस कर्ज को सूद की मद में हम उनको वापस करते हैं। हमारा तो इस वक्त रोजाना के डेली बेसिस के जो अखराजात है वो पूरे करने मुश्किल हो चुके हैं। जब तक मुल्क की इकोनॉमी अपने सही ट्रैक पे नहीं आती, जब तक इसको बाकायदा आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, आपका रेमिटेंस नहीं बढ़ता, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती, आपकी एनर्जी प्राइसेस नीचे नहीं आती, आप उतनी देर तक इस चुंगल से निकल नहीं सकते। लिहाजा आपको ये कड़वा घोंट जो है ना, ये पीना पड़ेगा। और जहाँ तक खत की बात है तो वो निशाद साहब मेरा ख्याल है बेहतर जानते हैं कि प्रोपेगेंडे कैसे बनाए जाते हैं और नैरेटिव कैसे कायम किए जाते हैं। निशाद साहब, आपकी तरफ इशारा कर दिया गया, तो क्या ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, रियासत मुखालिफ बयानिया, बानी तहरीक इंसाफ के लिए अगेंस्ट उनके यूज़ हो सकता है? क्योंकि अभी तक जैसे आज़म चौधरी साहब ने कहा कि उस खत का मतन सामने नहीं आया और ये क्लेम करना भी कबल अज़ वक्त होगा कि उसमें क्या हो सकता है। इसहाक डार साहब भी आज एक्स पे मौजूद थे और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। चौधरी साहब ने जब बात शुरू की ना,
तो मैंने यकीन करें मेरे दिल में आया कि यार आज 2 नफल पढ़ूंगा मैं घर जाके कि चौधरी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि आज वो सही बात कर रहे हैं, दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर ऐसे जाते जाते उन्होंने डंडी मारी, और डंडी इस तरह की मारी, भाई किसने बताया? नफल कैंसल? नफल पढ़ लेने तो खैर अल्लाह ताला की बात के लिए मैं पढ़ ही लूंगा, शायद उसका फायदा कभी हो जाए, लेकिन किसने बताया कि IMF को खत लिख रहे हैं? किसने? बानी तहरीक इंसाफ ने आज खुद बात भी की है। उससे पहले किसने बताया था? उससे पहले अली जफर साहब ने बताया। अली जफर साहब ने बताया जी। सागदार ने नहीं बताया था। लेकिन आज तरदीद बैरिस्टर गौहर ने भी की। पहले अब बात तो सुन लेना। अब देखे ना, ये बात ट्रिगर किसने की? जी। जब बैरिस्टर अली जफर जो आइंदा मुस्तकबिल के 3 मार्च को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके बाद ये एन ज़ेन में रखिएगा अली जफर। जी जी। गौहर बेचारे का गाफ था, इसलिए वो फारग हो गए करीब। सही। देखें, बैरिस्टर अली जफर साहब ने आके जेल के बाहर लोगों को ये बताया कि इमरान खान साहब एक खत लिखने जा रहे हैं, ठीक है, IMF को। अब आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, IMF को माँ सिवाय इसके कि ये अगर मंदरजात हों कि जनाब ज़रूर आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जो है ना बड़ा अच्छा करेंगे अगर आप हमें कर्ज देंगे, अगर ये मंदरजात नहीं हैं तो ये कहना भी कि मैं IMF को ख़त लिख रहा हूँ, ये गलत है, ये रियासत दुश्मनी है। और ये काम एक दफ़ा पहले भी हो चुका है। आप हम लोगों की तरह यादाश्त कमज़ोर है, आपको याद होगा, वो आपको आपने ऑडियोज़ भी सुनी होंगी शौकत तरीन साहब की, वो झगड़ा साहब की कि IMF को खत लिख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का बयान भी याद होगा कि पंजाब और KPK जो है वो खत लिखेगा IMF को, याद है ना वो बातें, आपको भूली नहीं होंगी। तो IMF को खत पहले भी लिखा गया था। अब मजे की बात क्या है, आपको अब ये जो प्रोपेगेंडा और बबल वाली बात थी ना, ये मैं बताने लगा हूँ। IMF इज नॉट बॉदर्ड, IMF को इस तरह का खत लिखने का कोई असर नहीं होता। अच्छा। ये उसका काम नहीं है, वो एक मालियाती फंड है, ठीक है ना, उसका काम है कि वो अपने मामलात को देखता है। इसीलिए आज उनकी जो कम्युनिकेशन की हेड है उन्होंने कह दिया जनाब इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है, हमें ये पता है कि निगरान हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, जो मईशत है वो ट्रैक पे है, हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, नई हुकूमत जो आएगी उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तो चाहिए ना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैं IMF के पर्सपेक्टिव से बात, IMF इज नॉट बॉदर्ड कि यहाँ क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इसका पहले करने का क्या फायदा? जब पहले किया था उस वक्त भी जो IMF के से शहबाज शरीफ साहब की PDM हुकूमत, जिसके 16 माह को ये बड़ा रोते हैं बैठ के, वो प्रोग्राम लेने में कामयाब हो गई थी, ठीक है, बावजूद इसके कि PTI की पूरी कोशिश थी कि उनको कर्ज ना मिले। अच्छा। PDM की हुकूमत क्यों? क्योंकि वो उस वक्त जिस वक्त तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई थी, PTI पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहती थी। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का प्लान बनाया हुआ था, उन्होंने डिफॉल्ट कराया है ना, प्रूफ। IMF का प्लान आपने रोक दिया था। अच्छा। IMF का प्लान अलग रोका गया था, जब रोका गया था मुआहदा तोड़ा गया था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो मामला बहाल हुआ। अब मामला क्या है? मामला यह है कि ख्वाहिश बहरहाल यही है कि किसी तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट, उनकी ड्यूटी ये थी, वो बनी इसलिए थी, वो काम ही इसी काम पे लगाया गया था, उसको रखा ही इस काम के लिए गया है, ठीक है ना। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये बहुत दफा, आपको याद होगा ये 2000 जो बाहर लोग रहते हैं, अभी भी आपको एक ट्रेंड कि IMF की गुलामी कर रहे हैं, IMF में क्यों जा रहे हैं, और ये तो स्टेटमेंट है ना, किसी ने लिख के नहीं दिया था। अब हालत ये है कि आज भी ये बात एक्सपर्ट्स जो हैं आपके कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अशिया का बायकॉट कर दिया जाए। अच्छा। यानी जो बाकी बाहर बैठे लोग हैं वो इस हद तक खफा है बेचारे, इस हद तक बेचारे परेशान है, इतने उन्होंने आना नहीं है। उन्होंने, आपको पता, अच्छी खासी रकम वापस बुला ली अपनी, निकाल ली हमारे बैंकों में से, ये भी रिपोर्ट निकाल लिए। तो ये अब आप जाने और वो जाने, और आप वो नहीं, मतलब आप ये बात करेंगी ना इसके ऊपर, या वो जाने जिनके कहने पे निकाली है, तो उनको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने, जिनके वो वर्कर हैं या पार्टी के वो लोग हैं या उनको पसंद करते हैं, ये तो वो बेहतर जानते हैं। वही लोग क्या ट्रेंड चला रहे हैं कि पाकिस्तान से जो अशिया UK के अंदर, US के अंदर या दीगर मुल्कों को जाती हैं, इनका बाइकआउट कर दें, इनको अब इस्तेमाल ना करें। अब मैं जो बात प्रोपेगेंडा की करने लगे वो जरा जरूर सुन, इसका मकसद सिर्फ खबर बनाना था। खबर बनाना क्यों था? सिर्फ प्रेशर बिल्ड करना था। ये मेहर बानो कुरैशी आज इसके ऊपर एक प्रोग्राम में बात भी कर गई है कि हम तो प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, कि हम प्रेशर बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रेशर बढ़ाने के लिए ये जरूरी होता है कि देखिए हम आपस के मामलात को हमें यहीं तय करना चाहिए, आप उल्टे हों या सीधे हों। अच्छा, मैंने अभी 2018-19 की बात की है, लेकिन आपको यहाँ पे वो बयानात की हद तक था। अगर इस बात पे आते हैं, नहीं जी ये मुल्क दुश्मनी है, भाई अगर वो प्रोपेगेंडा था तो ये भी प्रोपेगेंडा में वो भी प्रोपेगेंडा होगा, ये भी लेकिन जो खत आप लिख चुके IMF को, या उसके कौन सी बात कर सके, फिर मुल्क दुश्मनी है। अगर नून लीग ये काम करेगी, आपको याद है ना, आपके पहले अल्फाज याद है, नहीं मेयार अपना नहीं है, ये काम नून लीग
करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे, JUI करे, PTI तो आज करे, बड़ा दिल का मुजाहरा करते हैं, पंजाब असेंबली के दरवाजे खोलते हैं, मियां असलम इकबाल को आने देते, मियां असलम इकबाल आए कहाँ हैं? आने देते, कहाँ आए? ये नफरी ना कोई बताए कहाँ आए? कहाँ आते? कहाँ आमिर डोगर साहब की गिरफ्तारी होगी, भागे कहाँ है? इतने मुकदमात कहाँ आए? कोई साबित कर दे, मुझे तो ये साबित कर दे कि वो लाहौर में है तो मैं मान लूंगा हाँ भाई कोई बात समझ में। और भाई नहीं आना था, खबर बनानी है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करना है, ये सारा तरीकेकार है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर उन्होंने आना होता, उनके पास राहदारी वो है, वो उनके पास जमानत मौजूद है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो अगर आके कोर्ट में चले जाए उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो असेंबली में आते, जो स्पीकर साहब इस वक्त भी स्पीकर हैं, PTI के स्पीकर हैं, तहरीक इंसाफ से स्पीकर हैं, उन तक वो पहुंच जाते, ये बाकी लोग भी तुम्हारे कैसे कह सकते हैं कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने इंश्योर किया, मेरी एड सुन ले, उन्होंने इंश्योर किया कि चौधरी परवेज लाई साहब को एक घर पहुंचा के आए, एक मुकदमे में, और वो उनको इंश्योर किया कि उनको घर पहुंचा के आए जी, एक और उनको जेल ना 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 एक मुकदमे में आप ऑर्डर पढ़ ले, मैंने पढ़ा हुआ, ऑर्डर पढ़ने के बाद उसमें बड़ा क्लियरली है कि उन्हें किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें नहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये तो एहतराम कर रहे हैं। चलें, आपको मैं बता देता हूं, अब ये आपकी बात के ऊपर, अगर ऐसा किया गया था तो ये गलत है, तो ठीक है, मेरी बात सुन। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आज नहीं गिरफ्तार? अच्छा, मैंने तो आपको कहा, आपके कितने टीवी चैनल्स थे वहां पे, कितने वहां पे डिजिटल मीडिया के लोग, आप ये कहीं पर मियां असलम इकबाल नजर आए? अगर तो नजर आए, मैं पुलिस की गारंटी आप किस तरह दे पा रहे हैं ना? पुलिस की गारंटी आप किस तरह दे पा रहे हैं? खबर बनाने, प्रोपेगेंडा के अंदर इस हद तक बढ़ने से हम कहीं ना कहीं, चौधरी साहब, हमें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी, कोई भी सियासी जमात हो, बेसिकली ये जो हमारे यहाँ बयानियां बनाने की नैरेटिव की दौड़ शुरू हुई है तमाम सियासी जमातों के, इसने हमें एज नेशन और रियासत को एज रियासत कमजोर करना शुरू कर दिया है। आजम साहब का बयान लेना चाहूंगी, बढ़ते चले जाएंगे। जी आजम साहब, आज हमने एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी देखी थी कि उमर अयूब साहब जो है वो अडियाला जेल में जाके मुलाकात करना चाहते थे और उनके साथ एक दो लोगों को इजाज़त भी दी गई थी कोर्ट की जानिब से, लेकिन उन्हें जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जबकि ये कोर्ट का ऑर्डर था। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और ये जो IMF की बातें की जा रही हैं, नवाशी साहब ने तो खुद कहा था IMF तो मुझसे डर गई थी। हाँ। तो इस वक्त क्या कोई मुआशी प्लान इनके पास इतना अच्छा है कि वो इसको आगे एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, जहाँ तक अडियाला जेल में मुलाकात का मामला है, हमारी पुलिस हो, हमारा महकमा जेल हो, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, आप उसका रवैया देख रही हैं पिछले साल, 1.5 साल से या 2 साल से जो रवैये हैं वो सारी कौम ने देखे हैं और उन्हें ना अदालतों की परवाह, ना उन्हें आइन और कानून की परवाह। वो सिर्फ वही करते हैं जो उनका दिल चाह रहा है। जिसको चाहेंगे उसको रिलीफ देंगे, जिसको चाहेंगे उसको रिलीफ नहीं देंगे। ना उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का खौफ है, ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट का खौफ है, ना किसी और अदालत का खौफ है। अच्छा, ये तो इस मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाने में मैं समझता हूँ ये हमारी पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है जब वो कानून से बालातर होकर कोई इकदाम करती हैं। अच्छा, जहाँ मुजरिम का कोई किरदार नहीं है, सिर्फ रखवालों का किरदार। अच्छा, आप एक तो मुजरिम डिक्लेयर कर रहे हैं, पहले जुर्म तो होने दें, किसी पे मुलजम तो बनने दें, उसके बाद बंदा मुजरिम बनता है। जब अदालत सजा देती है बंदा फिर मुजरिम बनता है। स्पेसिफिक कहा था, मैं तो जनरल बात की नहीं, मुजरम का क्या है ना, मुजरम जो है ना वो तो बड़ा एक लंबा टाइम है जब होगा ना। यहाँ पे तो बंदा, यहाँ पे तो मुलजम भी नहीं होता और उस पे उसी वक्त जो है ना वो उसी किस्म की सख्तियां आ जाती हैं जो मुजरम पे भी नहीं आती, लगा दी जाती है। ठीक है, अब आपका सवाल मैं कहती थी मुआशी प्लान के हवाले से, क्योंकि नवाशी साहब वो प्लान अपने भाई के साथ शेयर करेंगे। देखिए, मुआशी प्लान बड़ा क्लियर है। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में ये हम बात कर चुके हैं कि तमाम पार्टियों का इंक्लूडिंग PTI कौन सा मुआशी प्लान है, कौन सा मैनिफेस्टो के अंदर आपको ऐसा प्लान नज़र आया जो देर पाओ? शॉर्ट टर्म प्लान है। यहाँ बार बार जो है ना स्टूडेंट्स को लैपटॉप देंगे, किसानों को कर्जा देंगे, फलां को जो है ना इस तरह वो करेंगे। ये प्लान नहीं है कि मुल्क के अंदर मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के लिए आप पाकिस्तान में एनर्जी कैसे सस्ती करेंगे, आप एनर्जी के लिए लॉन्ग टर्म मंसूबे कौन से लेके आएंगे, आप इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आप रोज़गार के मौके कहाँ से पैदा करेंगे, आप जो आपके जो पढ़े लिखे नौजवान जो मुल्क इस वक्त बाहर जा रहे हैं जिसको आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं उसको कैसे रोकेंगे, उन नौजवानों को पाकिस्तान के अंदर कैसे यूटिलाइज करेंगे। अगर इंडिया आज इतनी लंबी चौड़ी एक्सपोर्ट्स कर रहा है, वो IT के अंदर इस वक्त दुनिया भर में उसका नाम है, तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग पड़े हैं, आपने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया पिछले 40 साल से। अगर वही नौजवान है उसको उस वक्त मौके फराहम किए जाते, आज पाकिस्तान भी उसी जगह खड़ा होता, पाकिस्तान भी 100
$200 की एक्सपोर्ट्स कर रहा होता, आज हम भीख ना मांग रहे होते दूसरे मुल्कों से। और आने वाली हुकूमत को भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप मुआशी प्लान की बात करती हैं, मैं कहता हूँ जो मौजूदा हालात के अंदर जो मसाइल है ये उससे निमट ले तो बड़ी बात है। ये तो मुझे महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान और रेला आगे नजर आ रहा है। आपने IMF में जाना है, आपने IMF में जाना है, मजीद कर्जे लेने हैं, आप पे मजीद बोझ पड़ेगा। आपने उन कर्जों की अदायगियों के लिए आपने तमाम तर बोझ डालना अपनी आवाम के ऊपर। अभी आपने फिर बिजली महंगी की है, अभी फिर गैस महंगी की है आपने, और इसको आप मजीद महंगा करेंगे, पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे। आप इस आवाम की आप खाल तो पहले ही उतार चुके हैं, अब हड्डियों के अंदर से गुद्दा तक निकालना चाह रही हैं ये हुकूमत। अभी तक कुछ खबरें भी ऐसी सामने आ रही हैं, जरा ये भी बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत जाते जाते मजीद बिजली की कीमतों में इजाफा करेगी। नुशाद साहब, सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, आज तक किसी की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज मुतारिफ करवाई, और आज तक हम क्यों सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक और 5 साल तक के मंसूबे बनाकर उसके बाद गायब हो जाते हैं? देखिए, ये मसला ये है कि यहाँ तो 5 साल तक हुकूमतें नहीं चलती। आप पता नहीं कौन से मंसूबों की बात कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन था जनाब। मतलब हमने तो यही देखा है कि यहाँ 5 साल हुकूमत शायद ही कोई हुकूमत हुई हो जो पूरी की। 3.5 साल बेचारे, 3 साल तो बेचारों ने 3-3.5 साल के मंसूबे बनाने हैं ना। मसला क्या है, देखिए माशी प्लान की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं बारहा ये बात कहता हूँ, बदकिस्मती है कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता या उसको सोचता सुनता नहीं है। मुआशी प्लान PDM की गवर्नमेंट ने दे दिया था, और वो वही प्लान था जिसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी में 2 बातें बड़ी तय की गई। एक सबसे बड़ी बात जो तय कर दी गई है, रियासत को ये रियलाइज़ हो चुका है कि हम पॉलिसी की तसलसल, तमाम पॉलिसियों के तसलसल जो नेशनल लेवल पे आप बना देंगे, उसके तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा बियॉन्ड के हुकूमत किसी की भी आए। ठीक है, एक ये बात है, ये रियासत के लेवल पे ये महसूस कर लिया। दूसरी बात यह है कि जो लोन का मामला है, लोन मैनेजमेंट है, इसके अंदर हमें हर सूरत में अपना जो एक होता है ना आपकी जो वैसे तो उसको नेशनल प्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन GDP आप उस तरह समझ लीजिए, GDP आपको इतना ज़्यादा एक्सपैंड करें, यानी $100 बिलियन फौरी तौर पे इन्वेस्ट किया जाए इसके अंदर आइंदा चंद सालों में, ताकि आपका जो मईशत का हजम है वो इतना बड़ा हो जाए कि उसके अंदर जो आपने उसके अगेंस्ट आपने जो कर्ज देने हैं उसको जो है वो आपको बहुत बड़े ना लगे। यानी ये ऐसे है कि आपके पास $100 है तो आपको $90 कर्ज बहुत ज़्यादा बुरा प्रॉब्लम करता है, लेकिन आपकी अगर मामलात को या बिजनेस के लेवल को अगर आप ₹1,00,000 पे ले जाएं तो फिर शायद आपको $100 की जो कीमत है वो कुछ ना लगे। ये इस पर्सपेक्टिव के अंदर काम किया जा रहा है। इसी के लिए SIFC बनी थी, इसी के लिए अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी चल रही है, और वो तमाम पॉलिसीज हैं जो PDM गवर्नमेंट ने बनाने के बाद निगरान हुकूमत के हवाले की। निगरान हुकूमत की जो पॉलिसीज उसी तरह चली जिसकी आज एंडोर्समेंट IMF की तरफ से आई कि IMF ने कहा कि बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर इकोनॉमी काम कर रही है, इसी तरह से काम करेगी और आने वाली उन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा, इस पे मैं बस खत्म करने लगा हूं। ये पॉलिसी जो थी ना, ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का इनिशिएटिव था। ये एक उनका ये वाला इनिशिएटिव था। दूसरा, डॉलर को जो कंट्रोल किया गया वो आर्मी का बराह रास्त एक इनिशिएटिव था। तीसरा, ग्रीन पाकिस्तान वाला उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव। देखे हर काम रियासत इसीलिए हर काम में आप आर्मी को तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जब आपकी मुंतखब हुकूमतें आएंगी, आर्मी ने अपना काम कर दिया, अब आगे इनका काम है उसको बात मुकम्मल करने देते। तो मैं यही बात कर रहा था कि जो सिलसिला शुरू किया गया था, अब IMF समेत तमाम लैंडिंग इदारों को एक प्रॉब्लम थी कि जो पॉपुलर पब्लिक के वोट से आएगी गवर्नमेंट, वो डिसीजन ना करे जो कि इस वक्त सख्त फैसले लिए गए हैं, और कुछ चंद जो जरूरत है, वैसे बहुत ज्यादा सख्त फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे सख्त फैसले ले लिए गए हैं। अभी सिर्फ आपका प्रॉब्लम यह है, देखिए एक निजकारी आपका बहुत बड़ा मसला है जिसको आपने फौरी तौर पर क्लियर करना है, जिसके ऊपर PIA की निजकारी के जो मामला तय कर लिए गए वो गो हेड, वो 100% क्लियर हैं, सिर्फ तय करने हैं। $6 अरब का प्लान जो है उसका भी वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है, जो IMF से लेना है उसके भी पेपर्स जो है वो आपस में शेयर कर लिए गए। ऑलमोस्ट जो अगला जो बजट से के बाद फौरी तौर पे जो अगले साल का बजट के बाद जो मईशत का प्लान है वो सारे का सारा कंप्लीट है, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, की तरफ बढ़ना है। और जो मामला असल है, असल मामला ये है अवाम को रिलीफ देना सबसे बड़ा मामला है, जो हमें अभी फौरी तौर पे कोई नजर नहीं। बाद में आपसे ये भी पूछूंगा कि PIA ले कौन रहा है। चलिए ठीक है जी, यहाँ पे मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी को तरतीब देना है, और एक आम आदमी को किस तरह से रिलीफ मिलेगा, यह हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के हवाले से कुछ ख्वाब देखे थे, आज वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का इजलास ज़रूर हुआ, लेकिन मखसूस नशिस्तों के कोटे पर कोई बात नहीं की गई, बल्कि 26 तारीख यानी पीर को फिर दोबारा से एक इजलास बुलाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इलेक्शन कमीशन का जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, क्या ये गैर जानिबदार रवैया है या नहीं? इससे पहले भी कई सवालात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ उठाए जा चुके हैं कि जिस तरह से उनका अमल इलेक्शन से पहले नजर आया, इलेक्शन के दौरान नजर आया, और अब जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? दूसरी जानिब पर जी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब खबरों की जीनत बन जाते हैं, उनकी ज़मीर की आवाज़ जाग जाती है, सामने आते हैं, एक बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि किस तरह से धांधली की गई। ये कहना दुरुस्त होगा कि क्या उनका पहला बयान फॉर्म 45 के मुताबिक था? अचानक यू टर्न सामने आ जाता है। पहले लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि वो जहनी मरीज मालूम होते हैं, मगर आज जैसे ही उनका एक नया बयान सामने आता है तो वो जहनी मरीज कहाँ चले गए? आज उनके बयान की तायद की जा रही है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है और कई उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। आज़म चौधरी साहब, पहले लियाकत चट्टा साहब पे बात कर लेते हैं। खबरों की जीनत रहे, पूरा दिन मीडिया उन्होंने अपने साथ इंगेज रखा और उन्होंने बयान दे दिया कि जी किस तरह से धांधली की गई। तो उस वक्त हमने देखा कि लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ गई। हनीफ अब्बासी साहब ने तो ये भी बता दिया कि मेडिसिन का उनसे पूछा करते थे डिप्रेशन के हवाले से कि डिप्रेशन की मेडिसिन कौन सी यूज़ करें। आज एक नया यू टर्न, एक नया बयान, और आज उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये चट्टा साहब करना क्या चाहते थे? बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है। जिस दिन ये चट्टा साहब ने बयान दिया उससे पहले चट्टा साहब बहुत अच्छे अफसर थे। अच्छा। चट्टा साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े सेहतमंद तंदुरुस्त थे। जिस दिन बयान दिया उस दिन चट्टा साहब ज़हनी मरीज हो गए। जिस दिन चट्टा साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, चट्टा साहब फिर बहुत सेहतमंद, बड़े अच्छे इंसान बन गए। ये है हमारे यहाँ की सियासत। और यहाँ आप देखें कि ये कोई चूसने वाला कोई कमसिन बच्चा था जिसे कोई वर्गला के बाहर ले गया, उसके बाद उसको एक बयान दिलवाया और फिर उसको जो है ना दोबारा उसको चूसनी उसको दी, उसने दोबारा जो है ना चूसनी और टॉफ़ी खा के बयान बदल दिया। ये तो अजीब बात है। सही बात यह है कि वो उसको समझ नहीं थी कि अगर मैं पंजाब में किसी बंदे से जाके मिल रहा हूँ, वो अगर 9 मई का इश्तहारी है तो मैं उससे कैसे मुलाकात कर लूँ। और उसके ऊपर जो लोग बैठे थे वो इतने बेवकूफ़ थे, उनको नहीं पता था कि हमारा एक जुम्मेदार सिर्फ पिंडी का कमिश्नर, पिंडी सबसे इंपॉर्टेंट ज़िला है, पिंडी का कमिश्नर वो खुलेआम इश्तिहारी मुजरमों से मिलता फिरता है, मुलजमों से वो मुलाकातें कर रहा है और साजिशें करता फिर रहा है। इनको पता नहीं था। ये तो अजीब एक बचगाना सा बयान है। अब इन चीज़ों से बाहर आ जाए, कौम इन चीज़ों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और ये चट्टा साहब जैसे जो अफसर है ना, इनकी भी कोई वक़्त नहीं है। लोग इनको कतई सीरियस नहीं लेते। वो पहले बयान जो दे दिया वो शोर मच गया पूरे मुल्क में, जो पूरी दुनिया के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा होना था, बदनामी होनी थी, वो हो गई। दोबारा जो एक वो टॉफ़ी के बाद वाला जो बयान है उसको कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है। क्या हम मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम जय्यद जो रहनुमा है उनका वो बयान तस्लीम करें कि ये तो ज़हनी मरीज है? क्या आज वाला बयान तस्लीम करें? नहीं जी, ये तो बहुत अच्छा अफसर है। सही। मेरा बयान ये तस्लीम करें वो वाला, देखते हैं आपके पहले ज़हनी मरीज थे या अब ज़हनी मरीज हैं, किस तरह से हैं चट्टा साहब? आपको याद होगा कि इस पे जब स्पेशल ट्रांसमिशन हो रही थी, वैसे तो बाद में भी होनी चाहिए थी जब बयान बदला, लेकिन बस क्या करें, पहले हुई थी। उस ट्रांसमिशन पे भी मैंने बैठे ये एक बात कही थी कि ये जो ज़हनी मरीज़ वाली बात है ये कोई मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक बंदा कमिश्नर लेवल पे अपॉइंटेड है, पोस्टेड है, इस तरह के मामलात इस लेवल पे, इस सतह पे नहीं हुआ करते। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने उस दिन भी ये कहा था कि एक थे प्यारे अफजल खान साहब, ठीक है, वो मैं उनको प्यारे अफजल जान के कहता था कि आप लोगों को याद रहे कि मैंने आपको वो एक नाम बताया था। सही। वो सहाफ़ी भी रहे हैं एक ज़माने में। तो वो जो है ना, वो भी इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉई थे और उन्होंने भी आके कुछ इल्ज़ामात 2013 के अंदर जब नून लीग हुकूमत बनाने जा रही थी तब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए थे। 2 साल बाद माफ़ी मांग ली थी। तो मैंने ये कहा था कि वो उन्होंने 2 साल में मांग ली थी, पता नहीं अभी कितनी देर में मांगते हैं। मुझे यकीन करें अंदाज़ा नहीं था कि ये 2-4 दिन भी नहीं गुजारेंगे। बात ये है कि मैंने उस दिन भी ये कहा था कि कमिश्नर साहब का कोई ताल्लुक नहीं है बराह रास्त इंतखाबात के साथ।
हाँ ठीक है, उन्होंने हो सकता है सियासत करनी हो, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने आप को जरा एक हाइप क्रिएट कर ली, लोग उनको जानने पहचानने लग पड़े। पहले जरा मखसूस लोग जानते थे, पूरा पाकिस्तान बकौल हफ्ता पहले जान गई है। हफ्ता पहले उन्होंने जिस पार्टी के साथ सियासत करनी थी, आज उसके मुखालिफ पार्टी के साथ सियासत करनी है। सेल्फ प्रमोशन वो जिधर भी सर कोई ना कोई दे ही देगा मामलात को। देखिए सेल्फ प्रमोशन उन्होंने कर ली। अब मसला क्या है कि बात यह है कि हमें ना ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअली आप देखें फैक्चुअली अगर आप उसको आइडिया लगाए ना तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो बात की जा रही है ये मुनासिब नहीं है। exactly. खास तौर पर जब कोई सबूत सामने ना रखा जाए। जब किसी के पास सबूत होता है ना वो हर चीज सामने ला के ऐसे सामने रखता है ब्लैक एंड व्हाइट पे, जी ये देखें मेरे साथ ये हुआ या ये किया गया है। ये जो हवा में बातें होती है ना, इनकी कोई सर पाँव नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे किरदार या ऐसे जो मामलात करने वाले या करवाने वाले या इन पे ईमान लाने वाले और बाद में ईमान बदलने वाले, ये सारे जो है ना ये सियासत की उसके अंदर ना अपने मुफाद और सियासत के लिए बह जाते हैं उनके पीछे। किसी को अच्छा लग रहा है वो उसके पीछे उसकी तारीफें शुरू कर देगा, किसी को बुरा लग रहा है वो जनाब उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा। ये सोचे समझे बगैर कि जो बात की जा रही है क्या उसमें भी कोई लॉजिक कहीं पे है, कोई चीज है, वो उसके बगैर कैसे आप तय करें। मेरा इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो ये चट्टा साहब वाला मामला है ना, ये जितना सादा हमें नजर आता है उतना सादा है नहीं। अच्छा, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ फिशी है आज भी। देखिए उनका ये कहना कि धांधली हुई है, बाद में कहना ना हुई है, ये तो एक इस पे तो तहकीकात होनी चाहिए। चलिए ठीक, इस पे तो जुडिशल कमीशन के मुतालबात भी आरंभ होने चाहिए। लेकिन जो असल बात है, देखिए चट्टा साहब का बयान आता है, उससे पहले दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बड़ी वो तनाव की हाल थी, गवर्नमेंट में आना है नहीं आना। लेकिन जिस दिन इनका बयान आता है उस दिन बहुत अच्छे बच्चों की तरह सारे इकट्ठे आके बैठ जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये ट्रेलर था, ये कहीं और से चलवाया गया था और सिर्फ मैसेज दिया गया था कि हमारे पास ऐसी फिल्में भी हैं, ये सिर्फ ट्रेलर है। ठीक है, अच्छा इस पे बाद में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। वक्त मुख्तसर है, इलेक्शन कमीशन पे बात कर लेते हैं आजम चौधरी साहब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई एतराज़ात इलेक्शन से पहले भी रहे, ड्यूरिंग इलेक्शन भी रहे। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आगे बढ़ रही थी, सुना नहीं गया। ये इलेक्शन कमीशन का ये रवैया क्यों इस तरह से, क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको? आपको अभी भी शक है इलेक्शन कमीशन के रवैये पे? इलेक्शन कमीशन ने अगर इनको सीटें देनी होती पीटीआई को तो इनका बल्ले का निशान वापस लेता। इलेक्शन कमीशन ने अगर इतनी सादगी से इनको इनका मैंडेट देना होता तो इतनी बदनामी मोल लेता। आज देखें ना, इलेक्शन कमीशन पॉइंट ऑफ हेटर्स बन चुका है। ठीक है, तमाम दुनिया, हम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आपके इलेक्शन के ऊपर इस वक्त तनकीद हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया तनकीद कर रहा है। आपने पूरी दुनिया में आपने बैठे इलेक्शन का वो नहीं, इंटरनेशनल मीडिया तो चीचों की मलियर से आया था ना। आपने खुद खर्चे करके सारा इंटरनेशनल मीडिया देखा है। ये देखा, आपको पता नहीं है हर गोला जो है, आपको पता है उनको ये नहीं पता कि उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या, वो बैठ के यहाँ कह रहे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन करोड़ों रुपए के अखराजात किए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस इंटरनेशनल मीडिया में। कौम कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जितने हम हैं पाकिस्तान में, और इससे 10,000 गुना हमने देखा है। उनको होटल्स दिए, उनको अमला दिया, उनको गाड़ियां दी, उनको प्रोटोकॉल दिया। वो वाला मीडिया जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे प्रोटोकॉल देती रहे, वो बात कर रहा है, वो लिख रहा है, वो टीवियों पे चला रहा है, वो ऐसा कुछ सारी स्टोरियां सामने। और आपके इलेक्शन का, आपके पूरे इलेक्शन का उन्होंने पोस्टमार्टम करके रख दिया। आपके ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कैंपेन चलाई हुई है। मैं लोकल मीडिया ने और क्या करना है, यही तो है, पाकिस्तान को जलील करो, कर सकते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आप मखसूस सीटों की बात कर रही है ना, तो अगर ये सारा कुछ बदनामी मोल लेनी थी तो आपका क्या ख्याल है? मखसूस सीटें इनको देने के लिए बदनामी मोल ली थी? नहीं दी जाएगी। बदनाम तो हो गए हैं, अब क्या नाम ना होगा? अब क्यों वो देंगे? अब आप देखिएगा कि यहाँ से मायूस होने के बाद फिर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो भी हैं वो फिर जाएंगे कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, और कोर्ट्स में 2-4 माह रुलेंगे। अदालतों के अंदर भी वो रुल के उनको अदालतें वापस रिमांड कर देंगे, केस वापस भिजवा देंगे इलेक्शन कमीशन के पास, लिहाजा वहीं जाके फिर आप जलील हो। इसका देखिए, इसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है, मकसद सिर्फ ये था इलेक्शन के दौरान ये था, इलेक्शन के बाद ये हुआ, इलेक्शन से पहले ये था कि हमें कागजात नामजदगी जमा कराने देते थे, पीटीआई के सबसे ज्यादा कागजात थे। फिर कहा गया कि ये रिगिंग हो रही है 45, 47, वो आज तक अभी तक पूरे नहीं हुए। दूसरी तीसरी बात, उसके बाद का ये रवैया, सुप्रीम कोर्ट, ये अदालतों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि ये इनको निशान नहीं मिल सकता, यानी इन्होंने जो काम किया था उस पे इलेक्शन कमीशन ने सही फैसला दिया था, उस फैसले को होल्ड किया गया। निशान ना मिलने पे आप खुश हैं?
मैं नहीं खुश। अच्छा, मैं बात मेरे खुश होने की नहीं है। अच्छा, इसका बात ये है कि इंटर पार्टी इलेक्शन मैंने नहीं कहा। एक मिनट सिर्फ दे दो। मैंने इस वक्त कहा था गलती की हो तो वो भुगतना पड़ती है। आखिरी बात, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर भी आपने लिस्ट कोई नहीं दी, लिस्ट पहले देनी चाहिए। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट नहीं दी। हमने उस दिन मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन वालों को भी पूछा था, उन्होंने कहा जी हमने पीटीआई को दे दी थी। लिस्ट है कोई नहीं, इलेक्शन कमीशन कहां से आपको सीटें देगा? अब आप जो मर्जी करते रहे, बात जस्टिफाई करने की नहीं है, बात ठीक बात करने की है। जो बात ठीक है वो ठीक रहेगी, ठीक थी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया कि जी ये गलत तरीके का इख्तियार किया गया। बात समझें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आईन के मुताबिक इलेक्शन ठीक नहीं कराया। उनके अंदर एक शख्स था अकबर एस बाबर जिसने उस पर आर्ग्यूमेंट कर लिया, इसलिए पीटीआई उसमें फंस गई। पीटीआई फंस गई, इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है कि उसने अपने कानून के मुताबिक फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया। बाकी जो प्रोपेगेंडा है कि पीटीआई से पहले कागजात नामजदगी नहीं जमा हो रहे, लोग उठाए जा रहे, वो सारे का सारा गलत साबित हुआ। तमाम जगहों पे लड़ रहे हैं। अब जो बंदे बैठे हैं ये 98, ये अभी तो आज हलफ की बात हो रही है, नेशनल असेंबली में भी हलफ उठाते देखेंगे। केपीके के अंदर सारी सीटें जीत गए, फिर इलेक्शन में धांधली हुई। सिर्फ केपीके में नहीं होती धांधली, बाकी हर जगह धांधली होती है। कितनी मासूमियत से आप एक बयानिया दे रहे हैं उनको। नहीं, मैं किसको बयानिया दे रहा हूं? मैं सही हक की बात कर रहा हूं। की बात करना शुरू करते हैं, जो बात गलत है उसके पीछे लग के कुछ नहीं मिलेगा। मैं व्यूज के लिए और मैं इसलिए बात नहीं करूंगा। सोशल मीडिया जो मर्जी होता नहीं हूं मैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट नहीं हूं। इसलिए कहता हूं ना मुझे हमें हर हाल के अंदर सच बात करनी है, हमें दुरुस्त बात करनी है, फैक्चुअल बात करनी है। अल्लाह प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ। चाहता है डिबेट को फिर इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, कैसे निपटा जाएगा बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल को, अपनी मेजबान फायजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।